इतना ही बोलूँगा कि जो रूमर्स चल रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हमने कोशिश की ईज़ ऑफ लिविंग कि लोग जो आज मुश्किलों से जूझ रहे हैं उनको कुछ कमी होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स को हम लोग और प्रमोट करेंगे। एजुकेशन में जहाँ हमारे पास हाई स्कूल्स होंगे उनको हायर सेकेंडरी हम लोग अपग्रेड करेंगे। वो मिसमैनेजमेंट हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, लेकिन नेग्लिजेंस गवर्नमेंट की ओर से नहीं है। वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रुफैदा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ एशिया। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे और आपको भी रूबरू कराएंगे जो बीजेपी यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट है और जिन्होंने डीडीसी श्रीनगर से पहली जीत हासिल की है। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे मौजूदा हालात के बारे में। तो पहले मैं आपका खैर मकदम करना चाहूँगी। धन्यवाद। तो अभी जो अफवाहों का बाज़ार है वो बहुत गर्म है कि कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर में, तो ये किस हद तक सही है? मैं समझता हूँ जो आज का रोमर्स चल रहे बिल्कुल रोमर्स की तरफ से लेना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था धारा 370 हटने का, वो पहले ही हमने रिवोक कर दिया यहाँ पे। मुझे नहीं लगता उससे कोई बड़ा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इन हालातों में जहाँ कोविड की आज महामारी चल रही है, इन हालातों में मतलब ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लेना मुझे नहीं लगता कोई ऐसा विचार है। और साथ में ये मैं इतना ही बोलूँगा कि जो रूमर्स चल रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एक लोगों के माइंड्स में फियर साइकोसिस करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यहाँ के लोगों को रूमर्स की ओर ना देखना चाहिए, बल्कि अपना कामकाज करना चाहिए। और जो कोविड की आज महामारी है, कोविड की जो लड़ाई आज पूरे देश लड़ रही है, उसमें अपने लोगों का सहयोग करना चाहिए ताकि इस जंग से हम लोग जल्दी निकल सकें। तो इंजीनियर एजाज साहब जी, आप हमें बताइए कि आपने डीडीसी इलेक्शंस में आपने पहली जीत हासिल की है श्रीनगर से। तो आप ने क्या काम किया और आपने क्या खामियां देखी श्रीनगर में जो आप पूरा करना चाहते हैं? और 3 महीने हो गए हैं डीडीसी इलेक्शंस को, तो आपने क्या काम किया है जिससे लोगों को राहत मिली हो? मैं मानता हूँ जब से मैं डीडीसी का चुनाव जीत के आया हूँ, हमने कोशिश की ईज़ ऑफ लिविंग कि लोग जो आज मुश्किलों से जूझ रहे हैं उनको कुछ कमी होनी चाहिए। जो हमारे अभी एक तो हमारा जो अपना फंड था, करीब 80 लैक्स का जो फंड मिला है, उसमें मैंने कोशिश की जो हमारा एरिया है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें ज़्यादा पावर की कमी रहती थी। तो एक तो मैंने कम से कम 10 ट्रांसफार्मर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नए किए हैं। और साथ में प्लेग्राउंड वहाँ पे नहीं था, हमने एक प्लेग्राउंड भी अभी उसके लिए भी हमने यहाँ पे डेवलपमेंट फंड डाले हैं। और जो हॉस्पिटल वहाँ पे दूर दूर तक हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं होता था, आपने देखा अभी 500 बेडेड जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है कश्मीर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, तो वो खनमू ब्लॉक में हमारे वहाँ पे मौजूद है। और साथ में जो मैग्नेमाइजेशन आज तक 10-10 साल में आज तक मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई थी, हमने हर डिपार्टमेंट में जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी और वहाँ से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और आज आप देख रहे हैं हमारे एरिया में कोई ऐसा रोड नहीं है, मेन रोड्स और इवन लिंक रोड्स, जहाँ पे मैग्नेमाइजेशन का काम नहीं चल रहा है। और साथ में मैं कोशिश करूँगा, जो आपने बोला हमारे पास बहुत सारे डिमांड्स है लोगों की, उनको फुलफ़िल करना या उन तक पहुंचना अभी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मैं अपने लोगों से आश्वासन करता हूं कि जिन्होंने मुझे वोट दे दिया उनका वोट कभी ज़ाया नहीं होगा। मैं उनकी आवाज़ बन के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाऊंगा और उनके मसाइल हल करूंगा। हमारे एरिया में सबसे बड़ा इशू आज इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। हमारे खनमू ब्लॉक में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज से CSR जो कलेक्ट करना, मतलब जो CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड्स होते हैं, वो वहाँ के जो आम नागरिक है, जो आम लोग हैं, वो उन तक नहीं पहुँचता है। वो भी बड़ी एक समस्या है। ड्रेनेज का बहुत बड़ा इशू है। एग्रीकल्चर लैंड, आज तक जो पानी जो 2014 में जब सैलाब हुए उसमें जो पानी आया वो अभी तक वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिससे वहाँ की जो ज़मीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो बर्बाद हो चुका है। उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी आने वाले समय में हम लोग इरिगेशन जो चैनल्स हैं उनको और वाइड करेंगे और सड़कों को डिमार्केट करेंगे, प्रॉपर डिमार्केशन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रावधान करेंगे, हॉस्पिटल्स को हम लोग और प्रमोट करेंगे, एजुकेशन में जहाँ हमारे पास हाई स्कूल्स होंगे उनको हायर सेकेंडरी हम लोग अपग्रेड करेंगे। और आने वाले समय में इंडोर स्टेडियम्स का भी हम लोग वहाँ पे काम करेंगे। और साथ में मैं कोशिश करता हूँ अपने एरिया में जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है वो भी वहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले समय में आप देखेंगे वहाँ पे अच्छे अच्छे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी आ जाएंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो हम तक, जो ग्राउंड तक पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास होती है अवेयरनेस नहीं है।
मैं अभी गया था, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे इनविटेशन था, यहाँ कश्मीर में मागाम स्कूल में हम लोग गए थे। मैं बड़ा हैरान हो गया जब वहाँ के 600 बच्चियों को, फीमेल स्टूडेंट्स को 5-5 हज़ार रुपए का स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका बैकग्राउंड क्या है। मतलब उसमें ये नहीं है कि बिलो पॉवर्टी लाइन को ही मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, नहीं। जितनी महिलाएं, जितनी बहनें हमारी पढ़ाई कर रही है 9th से 12th तक, उनको हर किसी के लिए स्कॉलरशिप है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, मतलब उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। कई कई क्या होता है, मान के चलो जब हमारे रोड का काम चल रहा था, जो पीएचई डिपार्टमेंट है उनको शिफ्ट करनी थी पाइपलाइन, तो उन्होंने उसमें कम से कम 4 महीने लगाए, और अभी तक मतलब वो सिनेक्राइजेशन कम दिख रहा है। जी, अगर देखा जाए कोविड-19 में जो कश्मीर का वादी कश्मीर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुतासर रहा है। तो जो गरीब तबका है तो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही है कि जो राशन का है प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें आ रही है, गरीब तबका कुछ ज़्यादा मुतासर हो रहा है, तो उसके बारे में? अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने अभी घोषणा की है दिवाली तक जितने 80 करोड़ की आबादी है सबको मुफ्त में राशन मिलेगा। इससे पहले भी 6 महीने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, आपको पता होगा। और इस बीच में भी जिन्होंने जनधन के खाते खोले थे उनको भी पैसा मिला। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो लोग रजिस्टर्ड है उनको सबको पैसा मिल रहा है। लेकिन कुछ गरीब तबकों का ये कहना है कि जहाँ पे हम राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलातें आ रही है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ वो मिसमैनेजमेंट हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, लेकिन नेग्लिजेंस गवर्नमेंट की ओर से नहीं है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे प्रावधान कर रही है, गवर्नमेंट भेज रही है, अगर नीचे स्तर पे कहीं पे ऐसा कुछ होता है तो उनको कंसर्नड अथॉरिटीज़ को नोटिस में लाना चाहिए, ताकि हम लोग उनका जो मसला है वो हल कर सकें। तो बात की जाए जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, तो आपको लगता है कि वो काम कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जो हमारा डीडीसी काउंसिल बना है चेयरमैन का, आफ्ताब साहब बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमारा डीडीसी काउंसिल बना था श्रीनगर का, इसको नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए था, जो मुझे शायद नहीं दिख रहा है ग्राउंड में, कि उसमें ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस रहती है। जैसे कुछ टाइम पहले हमारे जुनैद साहब प्रोटेस्ट पर बैठे थे और हमारे चेयरमैन साहब भी उसको ज्वाइन करते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे ये अनएथिकल भी है। और साथ में अभी कुछ मेंबर्स का भी डिमांड था कि हमारी जो अगर 6 महीने में हम लोग काउंसिल बनाए तो हमारी एक भी मीटिंग अपने काउंसिल के साथ नहीं हुई है, और ना ही हमारी कोई ऑफिसर्स के साथ कोई रिलेशन वाइज मीटिंग हुई है। हाँ, जहाँ जहाँ कोविड के मसाइल थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसी श्रीनगर एजाज असद साहब वो बिल्कुल कोऑपरेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव है, लेकिन साथ में अगर उनकी मीटिंग्स में हम लोग जा सकते हैं, हम उनका एजेंडा लेके काम करते थे। लेकिन मुझे लगता है डीडीसी काउंसिल के पास कोई ऐसा, जो हमारे चेयरमैन है उनके पास उतना कोई एजेंडा नहीं है कि वो अपने मेंबर्स के साथ बैठ के उसको फॉरवर्ड कर कई सकें। ऐसे डीडीसी कैंडिडेट्स हैं जो अपने एरिया में काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उनके एरियाज में से अभी भी शिकायत आ रही है, तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा लैक ऑफ एक्सपोजर है, मैं जो देख रहा हूँ ग्राउंड में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, पिछले 10-15 साल से मैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ, लेकिन कश्मीर में मैंने जो देखा, जो इस बार चुन के आए बड़े अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। मैं समझता हूँ जो ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए था डीडीसीज के लिए, वो अभी तक हुआ नहीं। इस बीच में गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम किसी कारणवश वो नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको प्रॉपर चेयर करनी चाहिए मीटिंग्स, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि उनके अंडर कौन से डिपार्टमेंट्स है, वो किन डिपार्टमेंट्स में क्या काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर इतनी स्कीमें हैं तो रूरल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्कीमें हैं। तो जब तक ये चीज़ें हम लोग ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे, जब तक ग्राउंड में हमें पता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता हम लोग कोई काम कर पाएंगे। उनको सलाह लेनी चाहिए, उनको बैठना चाहिए। मैं समझता हूँ डीडीसी जो मेंबर्स है वो लोगों की आवाज़ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उनको अपने आपस में बैठ के जहाँ जहाँ जिसकी हेल्प हो सकती है उनको करना चाहिए, और उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, और उनको एक्सपोजर भी देना चाहिए, और उनका हौसला भी बढ़ाना चाहिए। तो इंजीनियर रजा साहब जी, आखिर में आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? जो अफवाह का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके मुतालिक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं बोलता हूँ कि अफवाहों पे विश्वास ना करें। मैंने पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, ना कोई ऐसा मतलब कोई बड़ा स्टैंड लेने वाली है।
हाँ, भारतीय जनता पार्टी का पहले से, जब से हमारी एग्जिस्टेंस हुई है पार्टी की, हमारा पहले से मंशूर रहा था कि धारा 370 नहीं होना चाहिए, और उसमें हम लोग सफल भी हुए। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा अफवाहबाजी पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे भी पहले भी हमारे एलजी साहब ने या बाकी ऑफिसर्स ने क्लियर किया कि ये जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, ये बिल्कुल कोविड मैनेजमेंट को लेकर मीटिंग हुई थी, उसके बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर मीटिंग हुई थी, और उसी तक महदूद होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मतलब ये लोग बिल्कुल, यहाँ पे लोग चाहते हैं, ये जो कल पीजीडी की भी जो मीटिंग हुई, इनका यही एजेंडा है कि यहाँ के लोगों में फियर साइकोसिस डालना, ताकि यहाँ के लोग फिर से एक बार गुमराह हो जाएं, और जिस तरीके से हालात ख़राब हुआ करते थे पहले, ये उसी और कोशिश है। लेकिन यहाँ की सरकार समझती है, और यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है बिल्कुल अपना काम कर रही है, वो इस चीज़ को प्रॉपर फॉइल भी करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर एजाज़ हुसैन साहब जी। तो इन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की, तो अब लोगों से यही उम्मीद है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना धरे। तो दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन शेख यामिन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।